नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के इस चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। देखिए पार्ट 3 में जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। पहला जो क्वेश्चन है कि किशोरों के लिए प्याजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है वो है। देखिए अगर मैं एक बात करता हूं तो किशोरों के लिए जो प्याजे की जो संज्ञानात्मक विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो अवस्था है वो किस प्रकार की स्टेज थी। तो अगर मैं बात करता हूं प्याजे ने जो है वो 4 अवस्थाओं को बताया था। पहली जो इसकी अवस्था थी वो थी संवेदी पेशी, जिसको हम सेंसरी मोटर कहते हैं। संवेदी पेशी जो अवस्था थी वो 0 से 2 ईयर्स तक चलती है। उसके बाद जो आती है वो आती है पूर्व संक्रियात्मक, जिसको 2 से 7 साल तक ये चलती है। और उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल बोलते हैं, जो कि मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है वो भैया 7 से 11 तक चलती है। और जो औपचारिक जो संक्रियात्मक होती है वो 11+ चलती है, 11 से ज़्यादा चलती है। तो अगर मैं बात करता हूँ जो हमारी किशोरों के लिए आएगी वो आएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो किशोरों के लिए, जो हमारे एडोलसेंस होते हैं, इनके लिए आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर मैं जीन प्याजे की बात करता हूँ तो जीन प्याजे के द्वारा जो है वो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी बोला गया था। और दूसरी जो बात है, इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बताया गया था। थ्योरी दी गई थी 1936 में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि मानवतावाद के अनुसार व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है। देखिए मानवतावाद के अनुसार अनुसार जो है वो व्यक्तित्व का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है। देखिए तो उसके अनुसार जो व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है वो आत्म, सेल्फ। आपको याद रखना है यहाँ पे जो है इड, ईगो और सुपर ईगो, इसकी भी बात की गई है। अगर मैं इड, ईगो, सुपर ईगो की बात करता हूं तो ये जो है वो किसके द्वारा, ये इड, ईगो और सुपर ईगो, तो ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो है बताए गए थे। मन को 3 भागों में इसने बांटा था, इड, ईगो और सुपर ईगो में। लेकिन जो यहाँ पे जो मानवतावाद के अनुसार जो व्यक्तित्व का जो एक केंद्र होता है ना वो सेल्फ होता है, आत्म होता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि प्याजे की मूर्त संक्रात्मक अवस्था में डैश की प्राप्ति होती है। देखिए जो प्याजे की जो मैंने आपको यहाँ पे बोली है मूर्त संक्रात्मक जो अवस्था होती है वो क्या होती है। तो इसमें जो हमें किस प्रकार का जो है वो बच्चे को जो है वो थिंकिंग यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे जो संरक्षण, याद रखना भैया, क्या जो यहाँ पे संरक्षण, कंजर्वेशन, यहाँ पे जो है बच्चे को जो है थिंकिंग जो है संक्रात्मक अवस्था में जो है संरक्षण की प्राप्ति होती है। तो मूर्त जो संक्रात्मक अवस्था होती है, थोड़ी देर पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये 7 से 11 साल तक ये चलती है। और अगर मैं इस अवस्था की बात करता हूँ, इसमें जो बच्चे की जो थिंकिंग है वो उनको जो है वो कंजर्व्ड हो गई है। और अगर मैं बात करता हूँ कि इन्फेंसी स्टेज, यहाँ पे जो है वो दिया है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व में जो है वो ये होती है वर्त से 2 साल तक, मतलब कि 0 से 2 साल तक, जिसको हम संवेदी पेशी भी बोलते हैं। और इसमें जो है वो इस स्टेज में बच्चा जो है वो आउट ऑफ माइंड चीज़ों को नहीं सोचता है, ये आपको बात याद रखनी है। इसके बारे यहाँ पे एनिमिज्म की बात करता हूँ, जिसको जी बाद में कहूँगा। इसमें जो बच्चा है वो नॉन लिविंग थिंग को जो है लिविंग थिंग सोचेगा। उदाहरण के लिए एक टॉयज़ ले लो, टॉयज़ को वो सोचेगा कि ये असली का है भाई, है ना। जैसे वहाँ पे जो है बंदर है तो वो सोचेगा कि ये बंदर ही है। तो नॉन लिविंग थिंग को यहाँ पे लिविंग सोचेगा बच्चा एनिमिज्म में। ऑप्शन डी जो यहाँ पे है वो है परिकल्पना तर्क। अगर मैं परिकल्पना तर्क की बात करता हूँ, और ये जीव बात जो आता है वो 2 से 6 साल या 2 से 7 साल जो अवस्था आती है उसमें आता है। इसके बाद था यहाँ पे परिकल्पना तर्क, जिसको हम जो है वो ये जो आएगा वो कंक्रीट स्टेज में आएगा। किस में आएगा भैया, कंक्रीट स्टेज, जिसमें कि बच्चा जो है सोचना शुरू कर देता है। तो ये कुछ मैंने आपको विस्तार से बताया। अगला जो क्वेश्चन है कि किशोरों के लिए एरिक्सन की अवस्था है। देखिए जो एरिक्सन स्टेज एडोलसेंस, देखिए किशोरों के लिए जो है वो एरिक्सन की जो अवस्था है वो कौन सी है। तो अगर मैं एरिक्सन की बात करता हूँ तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि किशोरों के लिए ये जो अवस्था है वो इसने बताई। तो किशोरों के लिए एरिक्सन की जो अवस्था थी वो थी पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आइडेंटिटी बनाम रोल कन्फ्यूजन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं एरिक्सन की बात करता हूँ तो इसके द्वारा एक थ्योरी दी गई थी, एक सिद्धांत दिया गया था, और वो सिद्धांत था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। याद रखना, मनोसामाजिकरण विकास का जो सिद्धांत है, जिसको हम साइको सोशल डेवलपमेंट बोलेंगे। तो साइको सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, वो एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अमूर्त चिंतन का विकास होता है। देखिए जो अमूर्त चिंतन का जो विकास होता है, सबसे पहले तो मैं अमूर्त चिंतन की बात करता हूँ कि अमूर्त चिंतन की मतलब क्या होता है। अमूर्त चिंतन होता है जिसमें कि जो बच्चा है वो चीज़ों को दिमाग में सोच रहा है। इसमें जो बच्चा है वो
कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सीखता है। कंक्रीट का जो अर्थ होता है, कंक्रीट का अर्थ होता है कि जब आप बच्चे को सिचुएशन देते हो तो ही बच्चा सोचता है। एब्स्ट्रैक्ट का जो अर्थ होता है वो होता है भैया कि जब खुद बच्चा जो है वो चीज़ को समझ रहा है और जब बच्चा खुद अपने दिमाग से चीज़ों को सोचता है, तो ऐसी जो कंडीशन होगी वो होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, साइकोलॉजी को समझाना थोड़ा वास्ट होता है। मैं आपको यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम बहुत जल्द और हमने जो है एक बैच बिठा दिया है। अगर आप किसी भी टेट परीक्षाओं की हिमाचल प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो मात्र और मात्र रिकॉर्डेड प्लस लाइव वीडियो जो है वो आपको, जिसमें कि आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए जा रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। मंथली जो इसमें फ़ीस रहने वाली है 499। टीजीटी आर्ट्स में हमारे पास 200 से अधिक बच्चे हो चुके हैं, तो आप हमारे बैच से भी जुड़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। अभी भी आपके पास टाइम है, 2 महीने है, क्योंकि अब हम बहुत जल्द 15 दिन के बाद इन बैचेज को बंद भी करने वाले हैं। तो अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ आप ज्वाइन करें। आपके पास सुनहरा ऑफर है, आप भी हिमाचल प्रदेश के अंदर टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों की बुद्धि लब्धि होगी। देखिए, IQ फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन विल बी। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि जो मानसिक रूप से जो चुनौतीग्रस्त जो बालक होंगे, उनका जो IQ है, उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होगी? उनकी बुद्धि लब्धि होगी 70 से नीचे। अगर मैं IQ का एक फॉर्मूला भी पेपर में पूछा जाता है, बुद्धि लब्धि का एक फॉर्मूला पेपर में पूछा जाता है, ये है मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुना में 100। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निकालने को भी कभी कभार आ जाता है। 1912 में सर्वप्रथम जो है वो IQ का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अभिप्रेरणात्मक चक्र की पहली अवस्था है। देखिए, जो अभिप्रेरणात्मक जो चक्र होता है, जो हमारा मोटिवेशनल जो साइकिल होता है, इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है भैया नीड। क्या होगी? आवश्यकता। याद रखना, क्या होगा? आवश्यकता। लक्ष्य, अंतर्ज्ञान, प्रलोभन, ये नहीं होगा। क्या होगा भैया? आवश्यकता होगा। कुछ शब्द इसमें ऐसे होते हैं जिनको जो है प्रोनाउंसिएशन करना उनका थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेशलर बुद्धि परीक्षण का प्रकार है। देखिए, टाइप ऑफ वेशलर इंटेलिजेंस टेस्ट इज। देखिए, जो वेशलर का जो बुद्धि परीक्षण है वो किस प्रकार का है? तो वो है व्यक्तिगत। देखिए, जो वेशलर का जो बुद्धि परीक्षण है वो व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जावान व दिशा निर्देशित व्यवहार है। देखिए, जो ऊर्जावान व दिशा निर्देशित जो व्यवहार होता है वो मोटिवेशनल होता है, मोटिवेशन से ही होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डैश बुद्धि परीक्षण चित्रों व संकेतों या चिन्हों पर आधारित होते हैं। डैश बुद्धि परीक्षण चित्रों व बुद्धि संकेतों या चिन्हों पर आधारित होते हैं। तो भैया यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा नॉन वर्बल। देखिए, जो नॉन वर्बल जो बुद्धि परीक्षण होंगे वो चित्रों व संकेतों पर ही क्या होंगे? आधारित होंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन में तो वर्बल भी दिया है। वर्बल का जो कार्य होगा वो इसमें क्या होगा कि बच्चा बोलकर करेगा, और ग्रुप में क्या होगा? बच्चा जो है उसको ग्रुप में बिठाया जाएगा, और इंडिविजुअल में क्या होगा? व्यक्तिगत में क्या होगा? बच्चे को जो है वो अकेले जो है बच्चों को टेस्ट दे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो चित्रों और संकेतों के या चिन्हों के माध्यम से जो वो सीखेगा वो अशाब्दिक रूप से, नॉन वर्बल रूप से सीखे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं कि स्वयं के बारे में विश्वासों व भावनाओं का समूह। देखिए, जब स्वयं के बारे में, सेल्फ के बारे में, जब स्वयं के बारे में विश्वासों व भावनाओं का जो समूह है वो क्या होने वाला है? तो इसमें जो राइट आंसर आने वाला वो स्व आने वाला है, सेल्फ आने वाला है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसकी राइट आंसर जो है वो सेल्फ है। तो स्वयं के बारे में, जब विश्वासों व भावनाओं के बारे में जो हमारा जो ग्रुप है वो क्या होने वाला है? सेल्फ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस, जिसको हम IQ का बोलेंगे, संप्रत्यय दिया था? तो थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, विलियम स्टर्न के द्वारा जो है पहली बार बुद्धि का संप्रत्यय दिया गया था। कब दिया गया था भैया? 1912 में दिया गया था। और पहली बार जो बुद्धि का जो इंटेलिजेंस दिया था, पहली बार जो इंटेलिजेंस जो टेस्ट दिया था वो दिया था विनय के द्वारा दिया गया था। अल्फ्रेड विनय इनका पूरा नाम है। विनय ऑप्शन में दिया है। तो बुद्धि का जो पहली बार इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट, लेकिन बुद्धि का जो संप्रत्यय है वो, बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय दिया था वो दिया था विलियम स्टर्न ने। बहुत अच्छे ये क्वेश्चन है। डैश ने व्यक्तित्व के बहिर्मुखी व अंतर्मुखी प्रकारों का वर्णन किया है। आप जानते हो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होते हैं। देखिए, तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होते हैं
इसका जो वर्णन है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये जंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा भैया? जंग के द्वारा। यहाँ पे फ्रॉइड दिया है। फ्रॉइड जो है इनको मनोविश्लेषण के जनक या साइको एनालिसिस के फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। मनोविश्लेषण के जनक जो कहा जाता है वो सिगमंड फ्रॉइड को कहा जाता है। इनके द्वारा ही मन को 3 भागों में बांटा गया था, इड, ईगो और सुपर ईगो। 1923 में इन्होंने ऐसा किया। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ कि ठीक मिलान करें। ठीक मिलान करना है मैस्लो मानवतावाद। देखिए मैस्लो मानवतावाद के बारे में ये बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैस्लो मानवतावाद। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है एरिक्सन व्यवहारवाद। एरिक्सन ने व्यवहारवाद नहीं दिया था, इसने दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। रोजर्स ने मनोविश्लेषणवाद, ये भी गलत है। देखिए रोजर्स के द्वारा जो है ह्यूमनिज्म के ऊपर थ्योरी दी गई थी, और तो ये दोनों गलत है, और इसके जो राइट आंसर आ जाएगा मैस्लो ह्यूमनिज्म मानवतावाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन किया है। तो डैश ने जो है वो, अगर मैं बात करता हूँ कि भैया डैश ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन किया है, तो किसके द्वारा जो है शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन किया गया था? तो ये शेल्डन के द्वारा। किसके द्वारा भैया? शेल्डन के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के दूसरे स्तर की आवश्यकता है। देखिए अगर मैं मैस्लो की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला है P²ES, जिसमें कि P का जो अर्थ है भैया, P का अर्थ है साइकोलॉजिकल नीड। इसमें नीड्स बताई गई है, आवश्यकताएं बताई गई है। P का अर्थ है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, PS²। S² का मतलब है S 2 बार आएगा, और ES, P² वो है मैस्लो की नीड्स, है ना। P का मतलब है साइकोलॉजिकल नीड, एक S से आएगा सेफ्टी नीड, दूसरे जो स्टेज आएगी S से वो आएगी सोशल नीड, तीसरे आएगा एस्टीम नीड, और चौथा जो हमारा आएगा वो आएगी सेल्फ नीड। तो आपको ये सारी की सारी याद रखनी है कि पहले स्तर पे आएगी साइकोलॉजिकल नीड, फिर आएगी सेफ्टी नीड, फिर आएगी सोशल नीड, फिर आएगी भैया एस्टीम नीड, और सबसे ऊपर जो आ रही है वो आ रही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हम बोलेंगे आत्मसिद्धि। तो सबसे यहाँ पे पूछा गया है दूसरे स्तर, तो दूसरे स्तर में मैंने आपको बता दिया क्या आ रहा है, सेफ्टी आ रहा है, सबसे नीचे जो आ रहा है वो साइकोलॉजिकल नीड आ रही है, तीसरे नंबर पे कौन सी आ रही है, सोशल नीड आ रही है, चौथे नंबर पे आ रही है वो एस्टीम नीड आ रही है, और जो सबसे ऊपर जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ, उपयुक्त मेल है। उपयुक्त मेल यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए इड जो है वो फ्रॉइड के द्वारा, तो ये बिल्कुल गलत है। पहचान, आइडेंटिटी के बारे में एरिक्सन के बारे में कहा गया है। इसके बाद सेल्फ के बारे में स्किनर ने तो भैया लर्निंग की थ्योरी दी है, तो ये भी गलत है। जेपीडी, ये बाइगोत्स्की, बिल्कुल बाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है भैया जेपीडी का जो अर्थ है वो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो याद रखना, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बाइगोत्स्की के द्वारा जो इसके बारे में कहा गया था, तो इसका आंसर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि फ्रॉइड के सिद्धांत में विकास अवस्थाओं के निर्धारण का आधार है। देखिए बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस इन फ्रॉइड थ्योरी इज। देखिए इसका जो, अगर मैं फ्रॉइड की बात करता हूँ तो इसने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में कहा था। अगर मैं इस सिद्धांत में जो है वो विकास जो अवस्थाएं थी, इसका जो निर्धारण था वो काम उत्तेजना के आधार पर था। ये इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, लंबे समय तक पुनर्वलन न दिए जाने का परिणाम होगा। सबसे पहले तो मैं आपके बीच बात करना चाहूँगा रेनफॉरेस्टमेंट की। ये जो है वो, ये जो थ्योरी दी गई थी वो पुनर्वलन का सिद्धांत हम जिसको कहेंगे, ये दिया गया था भैया किसके द्वारा, B.F. स्किनर के द्वारा, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो पुनर्वलन का जो सिद्धांत है, इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी या यंत्रीय अनुकूलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसको कि रेनफॉरेस्टमेंट की थ्योरी भी हम कहते हैं। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। ये लंबे समय तक पुनर्वलन न दिए जाने का जो परिणाम होगा वो होगा भैया रिडक्शन। क्या होगा, विलोपन। ये भी आपको याद रखना है। तो जब लंबे समय तक पुनर्वलन नहीं दिया जाएगा तो उसका जो क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। भिन्न पद कौन सा है, तो यहाँ पे भैया आपको डिफरेंट बताना है। डिफरेंट जो यहाँ पे एलिमेंट है वो क्या हो सकता है, तो डिफरेंट जो एलिमेंट यहाँ पे होगा वो क्या होगा भैया, डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे होगा इड। जो है यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ये जो है
जो आइडेंटिटी है, आपका जो इंडस्ट्री है, ट्रस्ट है, पहचान, चुनौती, उद्यमिता, विश्वास, ये तीनों के तीनों जो है वो एरिक्सन के द्वारा बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, व्यक्तित्व अध्ययन में कैटल द्वारा प्रयुक्त विधि है। देखिए जो व्यक्तित्व जो अध्ययन है, इसमें जो कैटल द्वारा जो व्यक्तित्व जो अध्ययन है, इसमें जो कैटल के द्वारा जो प्रयुक्त जो विधि है वो है भैया कारक विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस। तो ये भी आपको याद। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अचेतन प्रक्रियाओं के अध्ययन में मुख्यतः प्रयुक्त होती है। देखिए जो अचेतन जो अनकॉन्शियस जो प्रोसेस होती है ना, इसमें जो है वो मुख्यतः जो अध्ययन में जो मुख्यतः प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, तो इसमें जो है वो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा भैया प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। तो राइट आंसर जो है जो अचेतन जो प्रक्रियाएं होती है इसमें जो मुख्यतः प्रयुक्त होती है वो होती है हमारी प्रोजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 22 हमने स्किप कर दिया था, इसकी भी बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इंटेलिजेंस इज डैश। आधुनिक अवधारणा के अनुसार बुद्धि डैश है। देखिए जो आधुनिक अवधारणा है इसके अनुसार जो बुद्धि है वो किस प्रकार की है, तो ये जो होती है वो बहुआयामी होती है। और किसने जो है वो आधुनिक जो ये इंटेलिजेंस के बारे में है, बुद्धि के बारे में बताया था, ये आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज इज डैश। तो व्यवस्थित तथ्यात्मक ज्ञान होता है, जो व्यवस्थित तथ्यात्मक जो ज्ञान होता है वो अर्थपरक स्मृति होता है, सेमेंटिक मेमोरी होता है। तो याद रखना सेमेंटिक मेमोरी होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज होती है अर्थपरक स्मृति होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विशाल भंडारण क्षमता वाला स्मृति संस्थान है। देखिए मेमोरी सिस्टम विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज। तो विशाल भंडारण क्षमता वाला जो स्मृति होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। कैसी होती है भैया? लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, मानवतावाद के आधार पर व्यक्ति मुख्यता है। देखिए जो मानवतावाद है, मानवतावाद के आधार पर जो ह्यूमनिस्टिक जो होते हैं वो किस प्रकार पीपल बेसिकली आर, तो किस प्रकार होते हैं, तो मानवतावाद के अनुसार व्यक्ति अच्छे होंगे। ये तो नॉर्मल सी क्वेश्चन है कि जो मानवतावाद है वो क्या है, व्यक्ति क्या चाहेगा, वो कि वो अच्छा हो। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, प्रतिभावान व्यक्तियों में सामाजिक व संवेगात्मक समस्याएं देखने को मिल सकती है। जो हमारे जो कैसे व्यक्ति होंगे, जो गिफ्टेड जो पर्सन्स होंगे, गिफ्टेड जो चिल्ड्रंस होंगे, उनमें जो है वो एक चीज़ मिलेगी, वो मिलेगी ट्रू। वो क्या होंगे? सत्य होंगे। उनमें जो है वो सत्य की जो समस्या जरूर देखने को मिले, क्योंकि जो एक टैलेंटेड होगा वो जो है वो सच की तरफ ज़्यादा ही जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ कि स्वयं की क्षमताएं विकसित करने की आधारभूत जन्मजात प्रवृत्ति है। देखिए जो स्वयं की जो क्षमताएं होती है, इनको जो विकसित करने की जो आधारभूत जन्मजात जो प्रवृत्ति है वो क्या हो सकती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आत्म यथार्थीकरण, वो होगा सेल्फ एक्वलाइजेशन। ये बात आपको याद रखनी कि जो स्वयं की क्षमताएं विकसित करने में आधारभूत जो जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है वो आत्म यथार्थीकरण में होती है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है जिसको हम ऑपरेट कंडीशन थ्योरी भी बोल सकते हैं, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो जो दिया गया था वो किस पे आधारित था, तो ये जो आधारित था भैया ये था पर्यावरण पे आधारित, इन्वायरमेंट पे आधारित था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन की स्मृति में सम्मिलित नहीं है। देखिए कूट संकेतन भी सम्मिलित होगा, भंडारण भी होगा, पुनर्स्थापन भी होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये तीनों जो है वो स्मृति में सम्मिलित है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों कूट संकेतन बोलो, भंडारण बोलो, पुनर्स्थापन बोलो, ये तीनों जो है वो इसमें जो है सम्मिलित होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, क्योंकि इस चीज़ों को यहाँ पे जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको पढ़ाना थोड़ा सा खुद भी मुश्किल हो रहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लिखें कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय भारत, हर हर महादेव।